Hi guys, welcome back to my channel Go Ecoholic with Janak Sharma. I hope you all are in the pink of health. This is the part 4 of consumers equilibrium. So today we will be talking about the consumers equilibrium in case of two commodities. In the previous video we talked about the consumers equilibrium in case of one commodity wherein जो equilibrium condition थी वो क्या थी? The marginal utility of X commodity is equal to the price of the X commodity. यही हमने equilibrium condition study करी थी. Now we will be talking about equilibrium in case of two commodities. Now here it is written that the law of DMU applies in case of either one or one use of a commodity. However, in real life, a consumer normally consumes more than one commodity. तो वही वो बोल रहे हैं कि हम कंसिडर तो कर रहे थे अपने पिछले केस में कि एक ही कमोडिटी पे हम इक्विलिब्रियम मानेंगे, बट प्रैक्टिकल लाइफ में या रियल लाइफ में हम सिर्फ एक गुड तो कंज्यूम करते नहीं हैं या एक कमोडिटी तो कंज्यूम करते नहीं हैं, ज़्यादा करते हैं. तो उसके लिए एक आइडिया के लिए हम टू कमोडिटीज स्टडी करते हैं, राइट. So here it is written, in such a situation, law of equimarginal utility helps in optimum allocation of his income. Now जब हम सिंगल कमोडिटी पढ़ रहे थे तो लॉ ऑफ DMU हम पढ़ते थे, ठीक है. लॉ ऑफ DMU टू कमोडिटी से केस में भी लगता है, बट हम उसे नाम क्या देते थे? लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी. तो हम ये एक लॉ का नेम दे देते हैं उस केस में. लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी इज ऑल्सो नोन एज. अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपको सिंपली ये क्वेश्चन लिख के आ गया दैट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ समझनी है दैट दे टॉकिंग अबाउट द इक्विलिब्रियम कंडीशन इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़, राइट. अब इसके बहुत सारे ना नेम्स होते हैं, अदर नेम्स या ऑल्टरनेटिव नेम्स जो हम पढ़ते हैं. फर्स्ट बीइंग द लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड लॉ ऑफ मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन, ठीक है. देखो सब्स्टिट्यूशन हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि दो कमोडिटीज़ हैं. अब आप समझोगे कि सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है एक को, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो एक गुड लेने के लिए दूसरे गुड को सैक्रिफाइस करते हो या इसको सब्स्टिट्यूट करते हो, वही लॉजिक से हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे. एंड नेक्स्ट आता है गॉसन्स सेकेंड लॉ. फर्स्ट वाला लॉ का क्या नाम था? DMU, दैट इज़ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. वो फर्स्ट वाला था. तो सेकेंड वाला कौन सा हो गया? लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी. नाउ एज लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ DMU, जैसा कि मैंने बोला, इन सबका जो पेरेंट है, देखो समझो बच्चे हैं तो ठीक है, मेजर जो सबका बोलते हैं ना मेन, जो जिसके बदौलत ये सारे बन पाए हैं वो DMU ही है. अल्टीमेटली जो पेरेंट है वो DMU ही है, ठीक है. ऑल assumptions of the latter also applies to the former. यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जो भी assumptions आपने लॉ ऑफ DMU के केस में पढ़े थे वो अगेन यहाँ पर भी चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी है वो किस पे बेस्ड है? DMU पे बेस्ड है, तो वो चीज़ तो रहेगी ही रहेगी. So let us now discuss the equilibrium condition of consumer by taking two goods X and Y. Assumption के लिए उन्होंने दो goods को name कर दिया X and Y. The same analysis can be extended for any number of goods. In case of a consumer equilibrium under single commodity, we assume that the entire income was spent on a single commodity. ये चीज़ हमने मानी थी, मैंने आपको बोला था ना कि प्राइस जो है या इनकम हम कांस्टेंट रख रहे थे. क्यों रख रहे थे? क्योंकि जो पूरी इनकम, जितनी भी इनकम हमारा जो कंज्यूमर है वो सिंगल कमोडिटी पर स्पेंड कर रहा है. अगर उसकी इनकम 100 रुपीज़ हो रही है तो 100 के 100 रुपीज़ वो अपनी कंजम्पशन ऑफ वन कमोडिटी पे स्पेंड कर देगा. पूरे 100 रुपये, कुछ भी सेविंग नहीं होगी उस केस में, राइट. तो यही वो बात यहाँ पे भी कर रहे हैं. सो नाउ कंज्यूमर वांट्स टू एलोकेट हिज इनकम बिटवीन टू गुड्स टू अटेन द इक्विलिब्रियम पोजीशन. पहले तो वो अपनी पूरी इनकम एक ही गुड पे स्पेंड कर रहा था, अब वो अपनी इनकम जो है एलोकेट करेगा दो गुड्स के बीच में. यानी कि अब आएगा आपका कि इस गुड पे कितना स्पेंड करना है और इस गुड पे कितना स्पेंड करना है. ये X है, अगर ये Y है तो इस पे कितना मैं स्पेंड करूँ और इस पे कितना स्पेंड करूँ. अब दो गुड्स के बीच में हमारा डिसीजन आ गया है. नाउ according to the law of equimarginal utility, a consumer gets maximum satisfaction when ratios of MU of two commodities and their respective prices are equal.
एंड MU फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। देखो MU फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस तो किसका पार्ट है? DMU का पार्ट है। वो तो हमें पता ही है क्योंकि अल्टीमेटली ये तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि ये जो है ये आप समझ लो कि मेन है, इसके अंदर से ये निकला है। ठीक है, we will say that MU will again keep on falling as and when the consumption is going to increase. So DMU तो हर जगह पे लगेगा, राइट। तो यहाँ पे अब वो यही बोल रहे हैं कि हमारी इस केस में इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, कुछ ऐसे हम समझते हैं इसको कि अब वो बोल रहे हैं कि रेशोज मान ले हैं दो कमोडिटीज़ की MU के। मैं आपको डेफिनेशन से ही इक्विलिब्रियम कंडीशन दिखाती हूँ। When ratios of MU of two commodities, किसका रेशो है? MU of two commodities, ये MU X था is to MU Y, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे हैं एंड देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस, ये तो आपके मार्जिनल यूटिलिटी के हो गए रेशोज, अपॉन प्राइस का जो रेशो है वो अगर इक्वल हो गए, तो ये रेशो का साइन अगर हट के यहाँ पे इक्वलिटी का साइन आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगी? इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी, करेक्ट। और अब आप देख लो नीचे वही लिखी हुई है आपकी कंडीशन। सो देयर आर टू नेसेसरी कंडीशंस टू अटेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, the ratio of MU to price is same in case of both the goods। तो वो यही बोल रहे हैं कि ये जो रेशो है, आपस में जो इनका रेशो है ये चीज़ का, ये दोनों का सेम ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये ज़्यादा है ये कम है, ये कम है ये ज़्यादा है, उल्टा पुल्टा सिस्टम नहीं होना चाहिए, आपस में इनका रेशो सेम ही होना चाहिए। तो आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वी नो कंज्यूमर इन कंजम्पशन ऑफ सिंगल कमोडिटीज एट इक्विलिब्रियम। भाई अब देखो जो आपकी टू कमोडिटीज़ की इक्विलिब्रियम कंडीशन निकलती है वो अगेन आपके सिंगल कमोडिटी के पार्ट से ही बनती है। समझो इस चीज़ को बहुत ईजी तरीके से समझते हैं। हम मान रहे हैं कि DMU जो है वो पेरेंट है, यानी कि मम्मी पापा है किसका? लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी का। तो जो DMU के फीचर्स हैं वो इसके अंदर भी तो आए होंगे। इसका फीचर क्या है DMU में, यानी कि जो फर्स्ट लॉ था हमारा सिंगल कमोडिटी इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्या थी? MU X इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X। अब वो बोल रहे हैं कि ये सिचुएशन भी होनी चाहिए और ये सिचुएशन भी होनी चाहिए, यानी कि दोनों का इंडिविजुअल रेशो भी सेम होना चाहिए, करेक्ट। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि जो इसके फीचर्स हैं वो इसके फीचर्स भी रहेंगे, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब वो बोल रहे हैं कि एक चीज़ हमने और देखी थी कि अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें कुछ इस तरीके से, लिया हमने एक और इक्वेशन बनाई थी, सबसे ऊपर आपको दिख रही होगी फ्लैश होके, दैट द इक्विलिब्रियम कंडीशन कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, एक हमने एक और बनाई थी MU X अपॉन प्राइस ऑफ X इज इक्वल टू MU M। ये हमने बनाई थी ना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बनाई थी, तो ये आ गया उससे हमारा। अगर हम X के लिए ये चीज़ मान रहे हैं तो हम Y के लिए भी ये सेम चीज़ मानेंगे। सो MU ऑफ Y अपॉन द प्राइस Y इज इक्वल टू MU M, ये भी इसके इक्वल होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, आप ये दो मानो ही मत, पहले इसको आप इंडिविजुअली सॉल्व करो, इसको आप इंडिविजुअली मानो कि ये अलग अलग हैं, ये सिंगल कमोडिटी है और ये भी सिंगल कमोडिटी है, ठीक है। तो सिंगल कमोडिटी की सिचुएशन क्या थी? ये थी। सिमिलरली इसमें केस में भी सिंगल कमोडिटी की सिचुएशन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। तो सिंगल तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हमें एक चीज़ दिख रही है, यहाँ पे भी ये चीज़ MU M की इक्वल हो रही है और यहाँ पर भी ये चीज़ MU M की इक्वल हो रही है। मैथ्स में बहुत सिंपल चीज़ करी थी कि कोई भी चीज़ अगर कॉमन चीज़ के इक्वल हो गई तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ही वो यहाँ पे बात कर रहे हैं और कुछ बोला ही नहीं है उन्होंने। हम एक चीज़ हम मैथ्स में पढ़ते हैं दैट अगर 2x हमारा 4 है, ठीक है, और अगर 2y भी हमारा 4 है, तो हमने क्या माना था, हम क्या करते हैं फिर 2x इज इक्वल टू 2y मान लेते हैं, ये ऑटोमेटिकली समझता है ना, क्योंकि एक ये कॉमन चीज़ के इक्वल आ रहे हैं। सिमिलर बात कह रहे हैं कि वो दोनों चीज़ें जो हैं MU M के इक्वल आ रही हैं, तो आपका नया रेशो क्या बन जाएगा? MU X अपॉन प्राइस ऑफ X इज इक्वल टू MU ऑफ Y अपॉन प्राइस ऑफ Y, और ये दोनों किसके इक्वल थे? MU M के इक्वल थे। सो ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन बन जाएगी इस केस में, क्लियर। अब
यहाँ पे वो बोल रहे हैं एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी MUM इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। ये चीज़ मैंने बोली थी कि हम सेम मानते हैं, वन ही मानते हैं। द अबव इक्विलिब्रियम कंडीशन कैन बी रीस्टेटेड एज, अगर ये वन हो गया या कांस्टेंट हो गया तो ऑटोमेटिकली ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। सही बात है, क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट के इक्वल है। करेक्ट। जैसे वो 4 के दोनों इक्वल आ रहे थे तो हमने क्या मान लिया था, 2x = 2y मान लिया था। सेम चीज़ यहाँ पे भी हमने करनी है। ये आप समझ लीजिए कि ये आपका वो डेरिवेशन है सॉर्ट ऑफ, ठीक है। आप वो मान सकते हो। यहाँ पे हमने जैसे माना था ना कि हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, अगर वो ज़्यादा है प्राइस ऑफ एक्स से सिंगल कमोडिटी केस में तो हम क्या करते हैं, अगर लेस होती है तो हम क्या करते हैं। तो वो सिचुएशंस यहाँ पर भी आती हैं। अगर ये क्रोकोडाइल का माउथ इस साइड है तो क्या होगा, और अगर ये इस साइड है तो क्या होगा। अब हम इन दोनों सिचुएशंस को समझते हैं, बट उससे पहले सेकंड कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन तो हमने डिस्कस कर ली, जो कि हमारी थी दैट द रेशो ऑफ MU एंड प्राइस ऑफ बोथ कमोडिटीज इंडिविजुअली विल बी इक्वल। अब सेम वो यहाँ पे बोल रहे हैं। अब सेकंड कंडीशन में जो हमने डेफिनेशन में लास्ट में पॉइंट लिखा था दैट मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेज, लॉ ऑफ DMU लगाना है। So the second condition is needed to attain consumers equilibrium is that MU of a commodity must fall as more of the good is consumed. If MU does not fall as the consumption increases, the consumer will end up buying more of one good, and that is an unrealistic situation as he will never attain an equilibrium position. वही वो बोल रहे हैं आपको। हमने पहले भी ये चीज़ डिस्कस करी थी कि अगर MU फॉल नहीं करेगा तो कंज्यूमर क्या करेगा, वो ही गुड बार बार खरीदता रहेगा और इक्विलिब्रियम पोजीशन में वो कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। वही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है, ठीक है। बट हम यहाँ पे 2 कमोडिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो एक ही कमोडिटी को बार बार कंज्यूम करता रहेगा और सेकेंड को देखेगा भी नहीं, ठीक है, जो कि एक अनरियलिस्टिक सिचुएशन हो जाती है। सो येस, नाउ कमिंग ऑन टू द फर्स्ट सिचुएशन जो हम स्पेशल केस डिस्कस कर रहे थे, वो ये है ये वाली सिचुएशन। अगर आपकी ये वाली सिचुएशन आती है दैट व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन द प्राइस ऑफ x, इन दोनों का जो रेशो है अगर ये ज़्यादा हो गया इसके रेशो से, तो ऐसा क्या होगा। क्या, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे वो क्या करेगा, द कंज्यूमर इज गेटिंग मोर मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम commodity X as compared to Y. Therefore, he will buy more of X and less of Y. ये तो हमें समझ में आ गया। बट हमारी सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, जैसे जैसे आप किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज करते हो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती चली जाती है। और ये कब तक डिक्रीज होती चली जाएगी, जब तक ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो जाते। ये बहुत सिंपल है। अब मैं अगर यहाँ पे एरो कर दूँगी तो यहाँ पे क्या होगा कि वो Y को ज़्यादा खरीदने लग जाएगा टिल अ पॉइंट वेयर द कंजम्पशन इज़ गोइंग टू इंक्रीज। वो तो हमें पता है कंजम्पशन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से क्या होगा, सेकंड कंडीशन में मार्जिनल यूटिलिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग टिल अ पॉइंट जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। सीधी सी बात है, जिसकी तरफ एरो है ना उसकी आप कंजम्पशन बढ़ा दो, मार्जिनल यूटिलिटी गिरा दो, फिर इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग टिल अ पॉइंट दे बोथ बिकम इक्वल। ख़त्म बात, इसमें तो और कुछ है ही नहीं, राइट। अब एक पॉइंट और लिखा हुआ है, फाइनली इट कैन बी कंक्लूडेड दैट अ कंज्यूमर in consumption of two commodities will be at equilibrium when he spends his limited income in such a way that the ratios of MU of two commodities and their respective prices are equal and MU for thus consumption increases. तो वही वो कह रहे हैं कि एक रैशनल कंज्यूमर को अगर 2 कमोडिटीज़ के केस में इक्विलिब्रियम में आना है तो उसको अपनी इनकम इस तरीके से स्पेंड करनी पड़ेगी ये सिचुएशन अटेन हो, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y का जो रेशो है वो आपस में सेम हो टू देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस एंड MU कीप्स ऑन फॉलिंग एज द कंजम्पशन इंक्रीजेस। वही सेम बात, ठीक है। कुछ ऐसा सा डायग्राम आपकी बुक्स में बनाया हुआ है। अब मैं इस डायग्राम को पहले एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, हम 2 कमोडिटीज स्टडी कर रहे हैं और एक्सिस हमारे पास लिमिटेड है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यही 2 चीज़ें पढ़नी है। तो एक्स कमोडिटी को हम यहाँ पे लिखा रहे हैं जिसकी MU है यहाँ पे, ठीक है। यूनिट्स तो यहीं पे ही आएंगे, नंबर यहीं पे ही आएगा। तो आप ऐसे समझो, मैं ये हाइड कर देती हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे जा रहा है, देखो ये ऐसे जा रहा है आपका x,
ये आपका x हो गया और ये ऐसे जो जा रहा है ये आपका y हो गया। समझ में आया कैसे दो एक्सेस बनाए हुए हैं? ये देखो ऐसे समझ लो, ये मैंने यहाँ से हाइड कर दिया है। ये आपका ये x के लिए बनाया हुआ है इन्होंने एक्सेस, और यहाँ से ये हाइड कर दिया तो ये y के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, अब दो चीज़ें समझो, mu तो हमेशा यहीं पे ही जाएगी और यूनिट्स नीचे आएंगे। तो जब मैं इसे हाइड कर रही हूँ तो mu x यहाँ आ जाएगी और यूनिट्स ऑफ x यहाँ आ जाएंगे, इसलिए एरो हमारी इस साइड जा रही है। वेरएज़ अगर मैं इसे हाइड कर दूँ तो mu यहाँ आ रही है y की, और ऐसे जा रहे हैं यूनिट्स ऑफ y, तो यहाँ पे एरो ऐसी आ रही है। क्लियर है? तो एक्सेस बनाया हुआ है, राइट। अब इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, जो भी आपके स्केड्यूल जो आपको दिया हुआ है उसके पॉइंट्स को किया है प्लॉट। उस पॉइंट्स को प्लॉट करके ना एक ऐसा टेढ़ा मेढ़ा टाइप सा फिगर बनेगा, और जहाँ पे भी ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे कॉमन पॉइंट पे, इसे हम बोल देंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इक्विलिब्रियम पॉइंट की कंडीशन क्या है? mu(x) अपॉन प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू mu(y) अपॉन प्राइस ऑफ y, राइट? बस और कुछ भी नहीं किया हुआ, खत्म। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जो नीचे टेक्स्ट दिया हुआ है वो हम पढ़ते हैं। To reach the equilibrium, consumer should purchase the combination of both the goods when mu of last rupee spent on each commodity is same। अब मैं समझाती हूँ ये क्या कहना चाह रहे हैं। स्केड्यूल पे आ जाइए आप। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो आप पैसा खर्च कर रहे हो ना, वो दोनों का जो लास्ट अमाउंट स्पेंड कर रहे हो दोनों पे, वो इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस पर आप लास्ट में ज़्यादा स्पेंड करने लग गए और इस पर कम करने लग गए। नहीं, लास्ट जो रुपये स्पेंड कर रहे हो ना, आखिरी जो पैसा सब खर्च करने के बाद जो आखिरी अमाउंट बच जाएगा वो इक्वल आपको स्पेंड करना है दोनों पे, राइट। उसके बाद वो ये चीज़ बोल रहे हैं, ये देखो ऊपर भी लिखा हुआ है, बोथ दिस कमोडिटीज आर प्राइस्ड एट ₹1। टोटल इनकम उन्होंने क्या मानी है? 5 मानी है। ठीक है, 2 गुड्स पे वो स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 यूनिट वो मान के चल रहे हैं, तो इक्वल अमाउंट पे वो स्पेंड कर रहे हैं उसे। एंड सेकंड कंडीशन तो वही है, mu फॉल्स इज कंजम्पशन इंक्रीजेस। तो ये कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं वो कि क्या कंडीशंस होती हैं, राइट। अब यहाँ पे सीधी सी बात लास्ट में इटैलिक में लिखी हुई है, इफ़ द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ 74 यूटिल्स कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन कंज्यूमर बाइज 3 यूनिट्स ऑफ x एंड 2 यूनिट्स ऑफ y, इट रिफ्लेक्ट्स द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट। वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, और कुछ भी ऐसा अद्भुत नहीं लिखा हुआ है, जो मैंने ड्रॉ करके दिखाया है वही बनाया हुआ है। अब ये है आपका लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस, जो हमने पॉइंट पढ़ा था ना, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो ये कार्डिनल की बात कर रहा है कि कार्डिनल यूटिलिटी का एक ड्रॉबैक है, एक लिमिटेशन है। वो क्या है कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारी यूटिलिटी है ना, उसको हम नंबर फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, यानी कि 1 2 3, बट एक्चुअली वो हाइपोथेटिकल होती है, क्योंकि वो इंटरनल फीलिंग है कि आपको कितनी सेटिस्फैक्शन उस चीज़ से मिल रही है। तो वही वो यहाँ पे कह रहे हैं दैट एंड देयर कैन नॉट बी अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ व्हाट अ पर्सन फील्स, सो यूटिलिटी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फिगर्स। देयर आर अदर लिमिटेशंस टू, बट देयर डिस्कशन इज बियॉन्ड द स्कोप। वो हमारा पार्ट नहीं है पढ़ने का। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि क्या लिमिटेशन है यूटिलिटी एनालिसिस का। इसी पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हमारा आता है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस या फिर हिक्सियन एनालिसिस। So this is it for today's video. I hope you all like it. If you did, then click on the like button, subscribe to my channel, and also share this video with your friends and family. And moreover, please ring the bell just next to the subscribe button, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ, you get the notifications of it. Thank you so much. Keep smiling, keep shining, and keep learning. Bye bye.